अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और इसमें हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी देखना है। सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है जी। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे जी मैग्नेटिज़म, ओरिजिन इसका क्या है, फिर एम्पेयर्स व्यू ऑफ मैग्नेटिज़म, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जब हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज़म देख लेंगे उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखना है, जिसमें से 3 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे जी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उसके बाद डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए डोमेन थ्योरी है जी, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ही 2 टाइप्स हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और लास्ट में हमने क्यूरी टेम्परेचर को देखना है। तो सबसे पहले जी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज़म। अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म पे हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म और दूसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा था। तो इन 2 चैप्टर्स में हमने ये चीज़ देखी कि जब करंट किसी लूप वायर में से पास करता है जी तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और फिर किसी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हमने देखी जो कि ट्रांसफार्मर में थी, एसी जनरेटर में थी, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, फिर जो है वो गलवानोमीटर, ये सारी हमने एप्लीकेशन देखी। अब ये कहाँ से आता है जो है ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी हमने कोई बात नहीं की। हमें यहाँ तक तो पता था कि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह के करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जिस तरह बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है, इसी तरह सोलेनॉइड में से जब करंट पास करता है तो एग्जैक्टली उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल उसी तरह बनता है, और जब तक करंट पास उसमें से करता है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। इस वजह से हमने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा था। अब इस चीज़ को देखते हुए कि जब किसी सोलेनॉइड में से करंट पास करे तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो इसका ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश की जा सकती है, जो कि साइंटिस्ट पहले करते भी रहे हैं। उनका ख्याल मोस्टली का यही था कि जी जब करंट पास करता है तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो शायद उनका इस तरफ ख्याल था कि जब भी चार्जेस फ़्लो करेंगे तो चार्जेस के फ़्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। मतलब जिस तरह सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप उस वक्त होती है जब उसमें से करंट पास करता है, जैसे करंट उसका ज़ीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो उनका इस तरफ माइंड था कि शायद मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी शायद इसी वजह से होती है कि शायद अंदर कोई चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों का ओरिजिन जो है वो सेम है। एम्पेयर व्यू ऑफ जो ये मैग्नेटिज्म है इसकी अगर हम बात करें तो एम्पेयर्स का ये मानना था, एम्पेयर का ये मानना था कि जो मैग्नेटिज्म जितना भी है, चाहे वो बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म का बिहेवियर हो या किसी सोलेनॉइड का हो, ये सारा सर्कुलेटिंग करंट की वजह से है। करंट फ़्लो करता है, चार्जेस फ़्लो करते हैं, ये उसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त तक एटम का जो स्ट्रक्चर था वो अननोन था, क्योंकि ये एम्पेयर का जो एरा है ये काफ़ी ज़रा पहले का एरा है, तो एटॉमिक मॉडल जो है वो आए हैं बाद में। तो खैर इसने सजेस्ट ये किया था कि किसी भी बार मैग्नेट का जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जो सर्कुलेटिंग चार्जेस हैं उन्हीं की वजह से, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, उन्हीं की वजह से जो है ये सारी फील्ड होगी। अब बोहर एटॉमिक मॉडल जब बाद में आया तो बाद में खैर इस चीज़ का ओरिजिन हमें पता भी लग गया कि किसी भी एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये असल में 2 तरह की मोशन है जी उससे आती है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी भी 2 तरह की मोशन है, उनकी ऑर्बिटल मोशन भी है और उनकी स्पिन मोशन भी है। तो उनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है,
अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम के, उन सब की मैग्नेटिक फील्ड नेट रिजल्ट हो के हमारे पास आउटपुट में आती है। तो फिर जो एक एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से, उनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक डाईपोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ और साउथ पोल। अच्छा, इसमें एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मेजर एक ये है डिफरेंस कि इलेक्ट्रिक पोल सिंगल एग्जिस्ट करता है, उसको एग्जिस्ट करने के लिए ऑपोजिट पोल की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उसकी अपनी फील्ड होती है, इसी तरह कोई नेगेटिव चार्ज भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत नहीं होती। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बार मैग्नेट हो, आप उसको जो है वो सेंटर से कट कर दें और आप कहें जी ये मेरे पास नॉर्थ पोल आ गया और ये मेरे पास साउथ पोल आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ भी होगी दोनों पोल्स इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे। आप एक बार मैग्नेट को कट करेंगे तो उसका नॉर्थ साउथ दोबारा बन जाएगा, आप उसको भी अगर डिवाइड कर देंगे नॉर्थ साउथ दोबारा बन जाएगा। आप करते करते एक एटम तक पहुंच जाएंगे तो एक एटम भी मैग्नेटिक डाईपोल की तरह बिहेव करता है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होती है। तो अगर आप उसको भी ब्रेक कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड है, उनका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल ये सेपरेट नहीं किए जा सकते, एक बात तो ये। और दूसरा ये शायद ये भी आप लोगों के जो है वो इस वक्त आ रहा होगा माइंड में कि बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड है और किसी भी एटम की किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से है, तो फिर ये ऑर्बिटल और स्पिन मोशन तो हर एटम में हो रही है, तो सबका तो जो है ये मैग्नेटिक बिहेवियर वो तो हमें नज़र नहीं आता। तो उसके पीछे असल में ये रीज़न है कि असल में अब इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स जिनका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो होता, उनमें ये सब इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है और वो एटम में एक मैग्नेटिक डाईपोल का काम देता है। तो असल में इस चीज़ का फ़र्क है कि जिनका मैग्नेटिक बिहेवियर है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करती है और जिनका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली जो उनकी फील्ड होती है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। अच्छा जी, दूसरी बात वो ये कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूक्लियस भी स्पिन करता है और न्यूक्लियस के स्पिन करने की वजह से इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक होती है कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम जब भी मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे या किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो हम असल में उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे होंगे। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स हमने वैसे तो 4 से 5 तरह की टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 तरह की टाइप्स को स्टडी करने लगे हैं जी। तो ये असल में जो हम डिवाइड कर रहे हैं इनको 3 यहाँ पे जो कैटेगरीज़ में, ये असल में इस बेस पे हमने डिवाइड किया है कि जब इन मटेरियल्स के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इनका रिस्पांस क्या है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या उसको रिपेल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इस बेस पे 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उसके बाद है जी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे पहले जी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं। जब इनके ऊपर इनको एक्सपोज किया जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या जब इनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। असल में ऐसा क्यों होता है,
असल में ऐसा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन और ऑर्बिटल एक्सिस होते हैं ये इस तरह ओरिएंट होते हैं कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने की वजह से ये सारे कलेक्टिवली फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं। और इनकी जो एग्जांपल है हमारे पास टाइटेनियम, एलुमिनियम, लिथियम, ऑक्सीजन, ये सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और दूसरी तरफ अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो ये असल में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें या लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें तो हर एक्शन का एक रिएक्शन है। तो असल में ये वो मटेरियल्स हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। जब भी इनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो ये उसको रिपेल करेंगे। इसमें ऐसा इसलिए होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन और ऑर्बिटल एक्सिस इस तरह ओरिएंट होते हैं कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। और देखें जितने भी मटेरियल्स होते हैं ये डायामैग्नेटिक ये तकरीबन हर एक में पाया जाता है, क्योंकि रिपेल हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा तो रिपेल हर कोई करेगा, लेकिन ये इनिशियली कई रिपेल करते हैं, बाद में अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हर केस में, हर डायरेक्शन में, हर मैग्नीट्यूड पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल ही करते हैं। और इनके एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सारे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इसमें ऐसा क्यों है? इसमें असल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल एक्सिस इस तरह ओरिएंट होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, और कोऑपरेट करके ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और इनकी एग्जांपल है हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, अल्निको, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब जब इन मटेरियल्स के ऊपर स्टडी की गई तो इनमें देखा गया कि इनमें ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके ऊपर डोमेन थ्योरी है जी। डोमेन थ्योरी असल में ये बताती है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में कुछ डोमेन्स होती हैं, और डोमेन क्या चीज़ है? ये माइक्रोस्कोपिक इसमें एरियाज़ हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12 टू 10⁻16 के करीब जो एटम्स हैं इनके मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब हर डोमेन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है। अब देखें यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग शायद आप लोगों को बन रही होगी कि आप इस तरह समझ लें कि आप सारे क्लासरूम में बैठे हैं और हर जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी कैंडिडेट्स एक क्लास में बैठे हैं, हर एक का अपना नॉर्थ और साउथ पोल है। अब ये हर एटम की अपनी फील्ड है और हर एक की डायरेक्शन चेंज है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो आप सब का एटीट्यूड क्या है उसकी तरफ, आप उसको किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब देखें जब हर किसी की अपनी मर्ज़ी होगी तो उन सब को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज करना ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। लेकिन अगर बच्चे ग्रुप की फॉर्म में बैठे हैं, अगर कैंडिडेट्स के अपने अपने ग्रुप हैं, लेकिन हर ग्रुप में सब का जो है वो डायरेक्शन सेम है, सब का जो वो कह लें आपके मोटो सेम है, तो उस वक्त उनको अरेंज करना या उनके साथ डील करना आसान काम होगा। ग्रुप थ्योरी भी ऐसे यही है कि ग्रुप में बच्चों से काम करवाना आसान हो जाता है। ग्रुप हमने इस तरह बना दिए कि हर ग्रुप में जो बच्चे हैं इनकी नेचर एक जैसी है, तो बजाय ये कि इंडिविजुअली हर एक के साथ डील किया जाए, ग्रुप के साथ डील करना आसान काम है। तो डोमेन थियरी असल में इसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में असल में क्या होता है, 10⁻12 टू 10⁻16 एटम्स ये ग्रुप की फॉर्म में अपना अपना नॉर्थ साउथ बना के बैठे होते हैं, और इस हर डोमेन में जितने भी एटम्स होते हैं उन सब का
जो मैग्नेटिक एक्सिस होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। यहाँ पे फिर ग्रुप में डील किया जाता है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये डोमेन, ये पूरा का पूरा ग्रुप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि मटेरियल हमारे पास सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होने का ये मतलब है तमाम डोमेन्स अरेंज हो चुके हैं। ये दूसरी जो डायग्राम है इसमें हमें आ रहा है नज़र कि जितनी भी डोमेन्स हैं इन सब के अब मैग्नेटिक एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। असल में इनमें डोमेन्स हैं, असल में इनमें एटम्स की जो ग्रुपिंग है और ग्रुपिंग की वजह से ये फिर इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते। अच्छा जी, इसमें फिर दो कैटेगरीज हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनकी डोमेन आसानी से अलाइन हो जाती हैं। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो आसानी से अलाइन हो जाती हैं, कम एनर्जी रिक्वायर होती है। इनको अलाइन करना और डी अलाइन करना आसान काम है, जिसका यह मतलब है कि हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग उसी तरह ये चलेंगे। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी उसी वैल्यू के साथ इसका भी जो मैग्नेटिज्म का बिहेवियर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और जैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स करेगी ये भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेंगे, उसी के साथ साथ चलेंगे। ऐसे मटेरियल्स कहाँ सूटेबल हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हमने बनाना होगा तो उसके लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मोस्ट सूटेबल। तो यहाँ पे उन चीज़ों के जवाब हैं जिससे पहले हमने बात की थी जब हमने म्यूचुअल इंडक्शन की बात की थी, जब हमने ट्रांसफार्मर की कोर की बात की थी कि वहाँ पे मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हमने बात की थी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे जिसको एक्सटर्नल करंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना और फिर डी अलाइन करना आसान काम होगा। तो सॉफ्ट जो आयरन है ये असल में सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है। दूसरी तरफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी डोमेन इजीली अलाइन नहीं होती। इनकी डोमेन्स को अलाइन करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा इनका ये भी प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा डोमेन्स अलाइन हो जाएं इनको फिर डी अलाइन करना उससे भी मुश्किल काम है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इन्हें अलाइन और डी अलाइन करने के लिए। तो ऐसे मटेरियल्स कहाँ यूज़ होते हैं? परमानेंट मैग्नेट अगर हमने बताना हो तो वहाँ पे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टील और अल्निको 5, ये दोनों हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं। क्यूरी टेम्परेचर, ये टर्म भी असल में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का ये जो बिहेवियर है ये असल में एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर तक, लो टेम्परेचर में तो ये इसी तरह मेंटेन रहता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये चीज़ हमें पता है जी, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब एक ऐसा टाइम आता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो उस टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आके ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इसमें जो डोमेन्स अलाइन थी ये अपना तरतीब, अपना ऑर्डर जो है ये खोना शुरू कर देती हैं। अब इस टेम्परेचर को हम कहते हैं जी क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर फिर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये फेरोमैग्नेटिक नहीं रहते, ये फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वाला बिहेवियर शो करते हैं। इस टेम्परेचर का नाम है जी क्यूरी। और एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो आयरन के लिए क्यूरी टेम्परेचर है जी 750 डिग्री सेल्सियस, जिसका ये मतलब है 750 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो आयरन है जी ये
फेरोमैग्नेटिक है, और अगर हमारा टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए तो जो आयरन है ये फेरोमैग्नेटिक नहीं रहता, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। तो उम्मीद है जी कि आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाबात मिल गए होंगे जो कि इससे पहले अनआंसर्ड थे। खैर, इसके बाद एक और हमारा जो है वो लेक्चर आएगा जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर ही बात करनी है, और वहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर की कोर के लिए कौन सा मटेरियल और परमानेंट मैग्नेट के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करना है उस पर हम बात करेंगे। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे जी। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।